है और वो ये है कि 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में ये जो लेटेस्ट तजर्बा हुआ है वो है हाइब्रिड regime का। जी। ये क्या हम बनाना रिपब्लिक लगते हैं कि आज तक तजर्बे हो रहे हैं? अब तो एक्सपोज हो गई ना ये बातें जो हम किया नहीं करते थे। कहते नहीं थे यार छोड़ो ना करो, लेकिन पता चला हर चीज एक्सपोज हो गई है। मतलब पहले सियासतदान जो है वो रिलाई करते हैं, फिर सियासतदानों को फारिग किया जाता है, कहा क्या ये कह के कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान में जो हाइब्रिड रजीम का फेल होना है, आप इसको किस तरह देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक लोग थे वो डिलीवर करने में फेल हो गए। ये भी साबित हो गया कि फ़ौजी जो इनके हुक्मरान आए वो भी फेल हो गए डिलीवर करने में। और उसके बाद इन्होंने एक नया सिस्टम लगाया अपनी कंट्री में, उसका नाम दिया हाइब्रिड रिजीम, कि भाई मिलके फ़ौज और डेमोक्रेट्स जो लोग हैं वो मिलकर हुकूमत करेंगे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ है, जो इमरान खान और फौज का जो कॉम्बिनेशन था वो भी अब ख़त्म होने जा रहा है। इसका मतलब इनकी जो हाइब्रिड रजीम थी वो भी डिलीवर करने में फेल हुई है। ये मुल्क अब फेल हो चुका है। तो अब इनको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान से अलग होके क्या इन्होंने अचीव किया है दुनिया में। डॉक्टर साहब आज आपसे बड़ी अहम बात करनी है और वो ये है कि 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में ये जो लेटेस्ट तजर्बा हुआ है वो है हाइब्रिड रजीम का। जी। ये क्या हम बनाना रिपब्लिक लगते हैं कि आज तक तजर्बे हो रहे हैं? अब पहले होता था कि हुकूमतें ही उड़ा दो। अभी ये है कि एक डिसेंट तरीका आया गया है कि सियासतदान जो हैं वो रिलाई करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फॉर कमिंग इनटू पावर। मतलब अब तो एक्सपोज हो गई ना ये बातें जो हम किया नहीं करते थे। कहते नहीं थे यार छोड़ो ना करो, लेकिन पता चला हर चीज एक्सपोज हो गई है। मतलब पहले सियासतदान जो है वो रिलाई करते हैं, फिर सियासतदानों को फारिग किया जाता है, कहा क्या ये कह के कि अब हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान में जो हाइब्रिड रजीम का फेल होना है, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप क्या आपका तजर्बा, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट पे, फौज का सियासत में किरदार के ऊपर इसके ऊपर बड़ा लिखा है। आप हमें कैसे एनलाइटन करेंगे डॉक्टर साहब इस सारी सिचुएशन पे? जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो गवर्नर जनरल होंगे, नॉट प्राइम मिनिस्टर। अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर गांधी जी ने तो कोई ऑफिस उन्होंने लिया नहीं। जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड स्ट्रेंथन दैट रोल। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया में दे वर क्लियर के दे वांटेड अ लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ ये फैसला बड़ा मुश्किल हो गया 2-3 वजह से। एक तो ये कि जब तक जिन्ना साहब ज़िंदा रहे तो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के होते हुए सारी पावर्स उन्होंने एक्सरसाइज़ की डिसीजन मेकिंग में। ये इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। मेरी किताब में भी इसका ज़िक्र है। खालिद बिन सईद की पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़ में 48 तक इवेंट जो हैं वो कवर्ड हैं। हो गई 1958 के बाद वो ये है कि इसमें जूनियर पार्टनर अब सिविल सर्वेंट हो गई है, उनको निकाल ही दिया एंड द मिलिट्री बिकेम द सीनियर पार्टनर। हाइब्रिड regime इसलिए आता है, civilians are incapable, they can't deliver, they do not understand foreign policy, they do not have remedies for an performing economy, making economy better, or the other way establishment इतनी ताकतवर है that they don't want that the civilians should be that mature और उनका ऊपर हाथ रहे। आप कह सकते हैं कि 1958 तक अपना ये ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की इनकॉम्पिटेंस की बुनियाद पे 58 ऑनवर्ड्स द आर्मी बिकेम द पावरफुल फैक्टर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। सबसे पहले ये बेनजीर भुट्टो और वो क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ को 2-2 साल की हुकूमत नहीं करने दी इन्होंने। 2 साल एक, फिर उसको निकाल दिया, फिर दूसरे को ले आए। तो 4 दफा ये हुआ अनटिल मुशर्रफ ओवरथ्रू मियां नवाज शरीफ। आईएसआई के हेड जो हैं, क्या नाम है उनका यार, असद दुरानी, उनकी किताब, उनकी कन्फेशन पढ़ी है। तो उन्होंने तो पैसे भी दिए थे सारे पॉलिटिशियंस को। हाँ जी। तो ये तो अब ओपन सीक्रेट है।
तो वो जो पॉलिटिशियंस उनकी बात मानते हैं उनको वो लाते हैं, जब उनसे उनकी वो बात नहीं बनती उन्हें निकाल देते हैं। अब ये ड्रामा जो आजकल हो रहा है इस्लामाबाद में, ये एक क्या कहते हैं, पूरे 75 साल की दोबारा फ़िल्म चल रही है। फॉर हाँ। पीपल लाइक मी दिस इज़ जस्ट अ वेरिएशन। हम्म। इट्स वेरी सही। सैड, वेरी सैड। दिस इज वेरी सैड, अनफॉर्चुनेट। इस तरह एक बनाना रिपब्लिक की एग्जांपल हम दे रहे हैं, लेकिन हमने इसको अपने मुल्क को क्या बना दिया है, सिर्फ तजर्बे के चक्कर में, कि ये तजर्बा कामयाब हो जाए, ये तजर्बा कामयाब हो जाए, इसका मैंडेट ना मानो, उसका मैंडेट ना मानो, अपनी रिट जो है वो कायम जो है वो हो। तो ये तो मजे की बात है कि चीन भी इमरान खान साहब को पसंद नहीं करता। अब तो इमरान खान, वो चीन कहता है इमरान खान साहब ये चले ही जाएं तो अच्छा है, इन्होंने जो तबाही मचा के रख दी है यहाँ पे। हम तो ऐसी बातें वैसे नहीं करते, मोहतात रहते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन जी। ये है कि जब आपका कस्टोडियन है जो प्रोविंशियल असेंबली का, वो ये बातें कर रहा है, तो दिस इज वेरी टॉलेंट्स। और आपको इतना चौधरी बनने की और इतना लीडर बनने की और आपको इतना इलेक्टेड बनने की क्या जरूरत है? आपका काम था पार्लियामेंट चलाते, इकोनॉमी ठीक करते, अदारे मजबूत करते, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म करते, लोगों को एम्पावर करते, चुप करके सिर साड़ के इकोनॉमी करता रहता है। एडा लीडर, एक चौधरी बनने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि यू डिडंट कम पावर इन पावर विद योर ओन स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको अद्धे राह च ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ आगे आगे कहते नहीं मैं तो बड़ा लीडर। तो फिर यही होना था। एनी हो। यही होना था। आप ये देखें, अब मैंने खुद नहीं सुना लेकिन लोगों ने कहा है कि एक तकरीर में उन्होंने कहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान, तुम अपना ये मौलवी फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो। अब अगर ये उन्होंने कहा है तो हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर से कि मुझे उसने कहा है इमरान, हाँ। the the head of the army, he cannot address the prime minister as Imran. ये बस क्या किया। अगर अगर कहा है कि वो कहते हैं तकरीर में उन्होंने यही कहा है कि मुझे कहा है कि इमरान तुमने ये नहीं कहना, तो हाँ। व्हाट डज इट इंडिकेट के द प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट वन ऑफ द फेलोज अराउंड दैट यू ऑर्डर के ये करना है या नहीं करना। यार ये मुझे तो यूं लगता है। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल जितने गंभीर हैं, जितने पेचीदा हैं, इनको एक कमज़ोर हुक्मरान जो है वो हल नहीं कर सकता। आपके पास दोनों मुल्कों में ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए हुक्मरान के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर या किसी भी मोस्ट पावरफुल सीट पे, जो कि डिसीजन ले सकते हों, बोल्ड डिसीजंस ले सकते हों, जिनको आवाम की तरफ से, अपने रियासती इदारों की तरफ से किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना ना हो। तो इसकी जिस तरह हमने देखा कि नवाज शरीफ ने कोशिश की दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, उसको किस किस्म का कोल्ड शोल्डर मिला, और नवाज शरीफ को किस किस्म की इल्ज़ामात का और फिर किस किस्म के रिएक्शन का सामना, रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये पैगाम क्या है? क्या भारत की तरफ से ये पैगाम है कि हम पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पे किसी किस्म के गुडविल जेस्चर्स और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहे, या ये एक रूटीन मैटर है दोनों मुल्कों के? अगर पाकिस्तान और भारत जो है वो उनके दरमियान मामलात आगे बढ़ते हैं, तो भारत का जो एक डिज़ाइन है कि पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान को किसी तरह ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, एक तो उसको जद पहुंचती है भारतीय इस अज़्म को। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने रिसेंटली ISPR की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात थे कि हमारे अपने ही कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं वो रॉ से फंडिंग लेते हैं। अब ये कंट्रोल नहीं होगा, उसकी वजह यह कि, और वो कंट्रोल तब तक नहीं होगा जिस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के जो आपसी ताल्लुकात हैं, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो बेहतर नहीं होता, दोनों के दरमियान एतमाद बहाल नहीं होता। भारत जो है वो, आपको याद होगा 2014 में इलेक्ट होने के बाद जो पहला दौरा बांग्लादेश का किया था, उसमें नरेंद्र मोदी ने ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ऐलान कहा था कि हमने क्या किया था बांग्लादेश, किस तरीके से 1971 के रोल का एतराफ़ किया था उन्होंने। और आप जो उन्होंने इतने अरसे अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रखे अजीत दोवल की जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस का जो डॉक्ट्राइन है वो सबको मालूम है। बलूचिस्तान में जिस किस्म की उनकी इन्वॉल्वमेंट है रॉ की, और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी क्रिएट करवाई है फाटा में है, वो कोई ढकी छुपी नहीं, वो तो ओपनली कहते हैं कि हमारा एक ऑफेंसिव यानी कि ऑफेंसिव डिफेंस का, कि बजाय इसके कि दुश्मन के साथ फेस टू फेस उसकी सरहदों पे लड़ो, लड़ाई को उसके घर के अंदर ले जाओ। भारत जो है वो हमारे जो हमसाए हैं उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए वो लड़ाई हमारे घर के अंदर